बताओ फटाफट, ये सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस हुआ है नहीं हुआ है अभी तक? इस वीडियो पे मिनिमम टारगेट है, सिर्फ छोटा सा टारगेट है 200 कमेंट्स का। 200 कमेंट्स करा दो फटाफट से। और ये जो वीडियो है हमारा फाउंडेशनल वीडियो का लास्ट वीडियो आप कह सकते हो। इसी वीडियो के अंदर हमारे प्रॉप्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए हुक्स तो हमने काफी डिटेल में पढ़े। हुक्स हमें समझ में आ गया क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, बिहाइंड द सीन भी समझ में आ गया कि वर्चुअल डॉम क्या है, फाइबर क्या है, ये सब हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब एक जो मेजर कॉन्सेप्ट बचता है रिएक्ट का, बस इसके बाद रिएक्ट लाइब्रेरी खत्म है, इसके बाद तो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। वो है सिंपली हमारा प्रॉप्स का, यानी कि प्रॉपर्टीज का। तो वो क्या है इस वीडियो में देख लेंगे, साथ में एज ए बोनस हम टेलविंड भी देख लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो टेलविंड सीएसएस आती नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। आराम से मेरे साथ साथ कोड करते जाओ, टेलविंड सीएसएस भी साथ साथ 50 to 60% तो इसी में ही सीख जाओगे। ठीक है, कभी फुर्सत मिली तो डेडिकेटेड भी बना देंगे, बट उसमें फिर आपको लगेगा हाँ वही सब बेसिक्स हैं, इतना कुछ खास है नहीं। तो टेलविंड कैसे कॉन्फ़िगर करना है रिएक्ट के साथ या वीट के साथ या जिसके साथ भी आप चाहो, वो भी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे चलता है। तो प्रॉप्स भी डिस्कस करेंगे और टेलविंड सीएसएस भी डिस्कस करेंगे, और दैट्स इट, आपका रिएक्ट फाउंडेशन खत्म। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे सर? हाँ ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है हमने रिएक्ट राउटर टच नहीं करा, लेकिन हमने रिएक्ट के साथ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी भी टच नहीं करी। बट अगर आपको याद हो वेरी फर्स्ट वीडियो रिएक्ट का जो मैंने रोड मैप बताया था, मैंने कहा था रिएक्ट का फाउंडेशन जो बेसिक कोर है वो अलग है और रिएक्ट के साथ एडॉन्स अलग है। तो हाँ, आपके राउटिंग स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन वो एडॉन्स में हम काउंट करेंगे। होगी यही सीरीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आपका फाउंडेशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन होता है खत्म, और मतलब अभी तो नहीं हुआ है, इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और डिस्कस करते हैं हम इसको। तो वही सेम हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अभी वीट से हमें प्रोजेक्ट बनाना तो आता ही है, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। आप चाहो तो सीआरए से बना सकते हो, आप चाहो तो वीट से बना सकते हो, आपका जैसा मन करे या जिससे भी आप कंफर्टेबल अभी फील कर रहे हैं। एज सच कोई हमें दिक्कत नहीं है किसी के साथ भी। एक फाइनल बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको वीट से प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे करना है, क्योंकि देखिए अक्सर होता है हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हो, तो ऐसे लोड लेने वाली बात नहीं है। सिंपली जाओ वीट रिएक्ट सर्च करो, सिंपली जाओ, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, हर कोई जाता है। सिंपली जाओ, क्लिक करो यहाँ पे और बोलो अच्छा इस तरह से बनता है, बस कॉपी करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद क्या रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको वापस से कैसे सर्च करना है, या फिर आपने कहीं नोट्स में लिख रखा है तो वहां से देखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बड़े बड़े कोडर्स भी देखते हैं, आप भी देखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आए, हमने कहा कि ठीक है एलएस करके देखा, सारे प्रोजेक्ट्स यहीं पे है। अब ये हमने वीट का प्रोजेक्ट बनाया, ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होगा। देखो देखते देखते थर्ड प्रोजेक्ट पे आ गए ना। तो थर्ड प्रोजेक्ट है, इसका नाम हम रखेंगे 03, और इसको बोल देते हैं टेलविंड प्रॉप्स, क्योंकि टेलविंड और प्रॉप्स दोनों का काम हम कर रहे हैं। क्या चाहिए? रिएक्ट चाहिए। क्या चाहिए? जावास्क्रिप्ट चाहिए। वैसे एक शॉर्टकट भी होता है इसका, जिससे आप एक साथ ही डायरेक्ट इसको ये सब चीजें टेम्पलेट्स वगैरह बता सकते हैं, बट ठीक है अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में। तो हम जाते हैं 03 प्रोजेक्ट के अंदर, और क्या करना है? npm इंस्टॉल या npm i लिख दो। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ से अब इंस्टॉल हो गया है और प्रोजेक्ट एक्चुअली में चलने के लिए पूरी तरह से रेडी है। एक बार रन करा के देख लें, क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। अक्सर होता है ऐसा, मतलब अक्सर तो नहीं होता बट हाँ रेयर सिचुएशन है, बट होता है, मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए मैं जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाता हूँ, चाहे जैंगो के प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, चाहे मैं एंगुलर के प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, मैं एक बार रन करा के देख ही लेता हूँ। npm run dev। अब तो ये सब आपको पता ही है कि डेव स्क्रिप्ट्स है, ये सब है बिहाइंड द सीन, मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है, तो अच्छी बात है। काउंट 0 है यहाँ पे, क्लिक करने पे काउंट 1 2 3, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे टेलविंड। अब आपको टेलविंड पता है, tailwindcss.com पे अवेलेबल है। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में टेलविंड है क्या? यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। हाँ जी, सीएसएस बड़े आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं। जिनको सीएसएस का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है ना कि कलर्स कैसे चेंज करने हैं, पैडिंग कैसे करनी है, मार्जिन कैसे करनी है, उनके लिए बहुत ईजी रहता है, क्योंकि यूटिलिटीज हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। अभी हम जाते हैं गेट स्टार्टेड पे, और टेलविंड इंस्टॉल करना है। तो टेलविंड सीएलआई से भी चलता है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी तो हम रिएक्ट वगैरह के साथ कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस में देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो नेक्स्ट जेएस के साथ ऐसे कॉन्फ़िगर होगा, यहाँ क्लिक करके, वीट के साथ ऐसे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सीआरए भी दिख रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप जिसको बोलते हैं, तो सीआरए भी है, मेट्योर भी है, फिनिक्स भी है, रिमिक्स भी है। आपको जैसे चाहे वैसे उनकी स्टेप्स फॉलो करिए। अभी किसकी स्टेप फॉलो करूंगा बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में बताना पड़ेगा। तो बताइए किसकी स्टेप्स फॉलो करें? वीट की। तो ठीक है, वीट की स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। ये हमारी वीट की स्टेप है। सबसे पहले कहा है कि प्रोजेक्ट बना लो इस तरह से, टेम्पलेट वगैरह प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं। सीडी करके प्रोजेक्ट में चल जाओ, ये भी हम चल चुके हैं। तो ऐसे आंख बंद करके स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं कि बस डॉक्यूमेंटेशन लिखा कॉपी धड़ धड़ धड़, उससे हमेशा काम खराब होगा। समझो, देखो कि क्या चीज हो रही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लाइन समझो। तो इसने कहा पहले क्या करो, npm install -d tailwind css post css auto prefixer। ये क्या है? ये है टेलविंड की डिपेंडेंसीज। टेलविंड अकेला नहीं चलता है, टेलविंड को थोड़ा सा सपोर्ट लगता है, तो इस तरह से टेलविंड चलता है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और आया, हमने इंस्टॉल तो करा था लेकिन -d क्यों है? अच्छा, -d इसलिए है क्योंकि package.json में जब आप जाओगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसीज है, और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज है, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान काम आती है, जैसे बंडलर वगैरह। एक बार प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया तो ये जो है वो लोड नहीं देती आपकी एप्लीकेशन को। आपकी एप्लीकेशन में जो मेन बंडल होगा वो यही होगा जो सारा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। यहाँ पे आते हैं हम, और ये हमने इंस्टॉल करा डेव डिपेंडेंसीज में। ठीक है जी, अपनी डेव डिपेंडेंसीज में पहला हो गया स्टेप कंप्लीट। आपका भी हो गया होगा, हो गया नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? npx। देखिए पहला तो npm से था, ठीक है, दूसरा npx tailwind init -p। ठीक है जी, देखते हैं ये क्या करता है। तो टेलविंड का ये वाला स्टेप हम चलाते हैं, पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। अब इसने क्या करा, एक नई हमें फाइल यहाँ पे जनरेट कर दी जिसका नाम है टेलविंड कॉन्फिग। आपके सामने जनरेट हुई। ठीक है, देखते हैं फाइल किस तरह से है।
ठीक है, तो ये फाइल है जो कि बोल रहा है टेलविंड कुछ इंपोर्ट करो, पता नहीं क्या कर रहा है। कंटेंट के अंदर लिख रखा है कुछ स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ थीम दे रखा है, प्लगइन दे रखा है। वैसे तो इस पे अपने आप में चर्चा हो सकती है, बट वो करेंगे चाय और टेलविंड में, अभी तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं। इसने कहा कि ये जो टेलविंड की config.js आई है, हाँ अभी देखा हमने, उसके अंदर क्या करो आप ये कंटेंट को चेंज कर दो। ठीक है जी, आप बोल रहे हैं तो टेलविंड की कॉन्फ़िग को, कंटेंट को हम चेंज कर देते हैं। तो कंटेंट का जो एम्प्टी एरे था उसकी जगह मैंने ये मेरा एरे लिख दिया। ठीक है जी, ये एरे क्या कर रहा है, आपके कंटेंट को सर्च कर रहा है, इंडेक्स के अंदर भी सर्च कर रहा है और सोर्स के अंदर भी सर्च कर रहा है। बस अभी इतना ही जानना, ठीक है, ज्यादा नहीं। सेव कर लेना फाइल, सेव करना मत भूलना, कई लोग भूल जाते हैं, आप मत भूलना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपकी जो भी index.css है उसके अंदर आप टेलविंड को इस तरह से इंजेक्ट कर दो। ठीक है, ये डेकोरेटर इंजेक्ट है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस जाएंगे जहां भी आपकी index.css है। जैसे हमारे सोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे इंडेक्स css है, काफी और भी इसने कोड वर्ड लिख रखा है। आप क्या करो, सबसे टॉप पे जाओ इसके और यहाँ पे ऐड कर दो। बस ये यहीं पे ऐड करनी होती है। इसके बाद की सीएसएस आपका मन करे रखो, मन करे मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, ये सेव कर दिया। अब क्या करना है, उसके बाद npm run dev, बस ठीक है। उसके बाद आपको जहां सीएसएस यूज करनी है, टेलविंड की सीएसएस यूज करो। तो npm run dev तो ठीक है, हमें पता ही है, वो तो कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, हमें पता है कि npm run dev तो हम यूज करते आए। तो यूज करके एक बार देखते हैं और चलते हैं, हमारे नेविगेट करते हैं। कोई खास अंतर तो आया नहीं है, बस ये आप दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए, पहले तो साइड बाय साइड थे। चलिए ठीक है, मान लिया, ये तो इतना ही अपने पास आया। लेकिन पता कैसे करें कि हमारी टेलविंड एक्चुअली में चल रही है नहीं चल रही है? सबसे आसान तरीका, सोर्स के अंदर जाते हैं, अपने मेन डॉट जेएसएक्स को तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर सारा काम हो रहा है। तो इस डिव को हम क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं और सारा का सारा इसको गैप करते हैं। अब टेलविंड को यूज करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक h1 लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ टेलविंड टेस्ट। सेव करते हैं, देखते हैं टेलविंड टेस्ट आया क्या, बिल्कुल आया। अब टेलविंड टेस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हैं क्लासेस। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे आपको पता है हम HTML नहीं लिख रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहे हैं, हम HTMLX नहीं, HTMLX भी नहीं लिख रहे, सॉरी वो वाला कॉन्सेप्ट है, हम JSX लिख रहे हैं। ठीक है, तो JSX के अंदर आप जैसे क्लास यूज करते थे, क्लास एक्चुअली में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। उसी तरह से कई और रिजर्व कीवर्ड भी हैं, जैसे फॉर अपने आप में कीवर्ड है लूप वगैरह के लिए, तो यहाँ पे अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ता है HTML फॉर। तो इसी तरह से अगर आपको क्लास लिखना है तो आप क्लास नहीं लिखते हो, क्लास नेम लिखते हो। करता क्या है बिहाइंड द सीन, वही क्लासेस अपनी, याद है सीएसएस के अंदर क्लास वगैरह सेम, कुछ नहीं है डिफरेंस। पर यहाँ पे क्योंकि टेलविंड है तो आप टेलविंड की क्लासेस को यूज कर सकते हो। किस तरह की टेलविंड क्लासेस, टेलविंड पे जाके देखते हैं। तो टेलविंड पे जाते हैं बैक। तो टेलविंड की क्लासेस कुछ इस तरह से है कि आप चाहो तो यहाँ पे फ्लेक्स दे सकते हो, टेक्स्ट सेंटर लिख सकते हो, रोटेट लिख सकते हो। तो बेसिकली इसका भी एक पढ़ने का तरीका है। आप थोड़ी थोड़ी क्लासेस जैसे जैसे मेरे साथ साथ काम करोगे वैसे वैसे पढ़ते जाओगे। जैसे सबसे ईजी क्या है, बीजी डैश, और हम यूज करते हैं ग्रीन। सजेशन भी ले लेते हैं, वैसे सजेशन के लिए इंटेलिजेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्लगइन आता है VS कोड का, इंस्टॉल कर लेना, कुछ ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। ये जैसे मैंने बीजी ग्रीन 400 सेव करा, तो चलते हैं हमारे वीट प्रोजेक्ट के अंदर क्या अंतर आया। हाँ जी, तो देखिए बैकग्राउंड हमारे पास ग्रीन हो गया। बड़ा ही आसान है, आप लिख दीजिए टेक्स्ट डैश ब्लैक। सीएसएस नहीं लिखनी है, ऑटोमेटिकली टेलविंड जनरेट करेगा आपके लिए। देखिए ब्लैक हो गया। पैडिंग चाहिए, सिर्फ लिख दो P-4, तो पैडिंग हो गई 4 की। अच्छा राउंडेड चाहिए तो लिख दो राउंडेड। If your resume looks something like this, then you definitely need help. Let me show you some real resumes that we get and how we transform them. Come. ये देखिए राउंडेड, तो राउंडेड है, थोड़ा कम राउंडेड है, आपको चाहिए राउंडेड डैश एक्सेल, तो राउंडेड एक्सेल हो गया है। देखा, कहा था ना, बहुत ही आसान काम है टेलविंड के साथ। अब इन क्लासेस को सिर्फ आपको अवेयरनेस चाहिए, बैठ के ऐसा नहीं कि क्लास रटना है यहाँ पे कि बीजी ग्रीन होता है, टेक्स्ट ब्लैक होता है, 2-3 बार मुझे यूज करता देखोगे अपने आप काम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और भी चीजें आप कर सकते हो, जैसे आप टेलविंड के पास गए और टेलविंड से बोला कि यार कुछ ये वाला जो कार्ड है अच्छा लग रहा है, ये वाला कार्ड भी अच्छा लग रहा है, तो जहां से भी आप कंपोनेंट्स उठाओगे ना, तो वो कंपोनेंट्स आपके पास काम करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छा सा इजी सा मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ा सा इजी लगे हमें। आई थिंक फर्स्ट कार्ड ही सबसे इजी है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और देखते हैं कितनी चीज़ें हमारे पास आती है, कितनी नहीं आती है। तो ये तो हमने टेक्स्ट तो लिख लिया, इसके बॉटम में मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स आई है, इस तरह के एरर्स आपके पास भी आएगी। सेव करते हैं इसको और एरर्स को देखते हैं, एरर्स से घबराते थोड़े ना, एरर्स को तो सॉल्व करते हैं। तो हम आए यहाँ पे, तो इसने कहा कुछ एरर्स है आपके पास, किस किस में एरर है, एक इमेज टैग में एरर है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था JSX ना आपका रेगुलर HTML नहीं है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे एक जो रूल हमने पढ़ा कि आप एक एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो, वो हमने सॉल्व कर लिया था एम्प्टी इससे। एक डिव रिटर्न कर दो या फिर एम्प्टी, इसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं बाय द वे, फ्रैगमेंट रिटर्न कर दो। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इमेज का भी क्या कॉन्सेप्ट है कि हर एक टैग ना क्लोजिंग टैग होना चाहिए। अब इमेज टैग तो क्लोजिंग होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप कर दो उसको क्लोज। हाँ जी, बस इतना सही है। एक बार इसको क्लोज कर दोगे और देखो और कोई एरर है, अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो बस देखिए हमारा टेलविंड का सिंपली यहाँ पे आ गया है। अभी इमेज क्यों नहीं लोड हो रही है, इसका भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो इमेज है ये एक्चुअली में आ कहाँ से रही है, सोर्स स्लैश और ये जो, तो ऑब्वियसली बात है ये तो हमारे पास सिस्टम में है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, जाते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट पे, पेक्सल्स पे, और यहाँ से एक कोई इमेज यूज कर लेते हैं। अवल वाली इमेज यूज करते हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस, बैक जाते हैं, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वेरिएबल में डाल दें इसको, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, अभी तो वेरिएबल्स वगैरह की बाद में देखेंगे हम। ठीक है, इसको हटाते हैं और ये पेस्ट कर दिया हमने, सेव किया,
जाते हैं बैक। हाँ जी, अभी इमेज भी आ रही है। ऑब्वियसली बात है इमेज थोड़ी सी अच्छी CSS में नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। और क्योंकि टेलविंड है तो ऑब्वियसली बात है रेस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, तो अच्छा कैसे दिखाना है इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करते हैं जो कि हमारी है प्रॉप्स। ठीक है, तो अब क्या है, बात ऐसी है कि आपको टेलविंड वगैरह समझ में आ गया है कि किस तरह से यूज करते हैं, क्या करते हैं। अभी तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए मैं आपको अच्छे और एलिमेंट्स दूंगा टेलविंड के। अभी के लिए हम इस फिगर को आउट कर देते हैं कि ठीक है, अब आपकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे टेलविंड सिर्फ इसकी जरूरत है। ठीक है, अब अज्यूम करो कि यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट है या जो कंटेंट आप जो लिख रहे हो, ये थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। वैसे तो चाहे तो हम dev UI से ले सकते हैं, devui.io, यहाँ से कुछ कंपोनेंट उठा लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। कौन सा कार्ड कंपोनेंट एक उठा लेते हैं, इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीधा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी एग्जांपल हो जाएगा, आप भी जाके यहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड आ गया है। ठीक है, कोई इमेज है क्या इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इमेज वगैरह सब हमारे पास आ गया है, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं बेसिक, कि यहाँ पे इसके अंदर जाके मार्जिन बॉटम डैश 4 दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉटम के अंदर मार्जिन आ जाए। आई थिंक आया नहीं है, मार्जिन बॉटम डैश 4, चलिए बाद में देखेंगे इसको, CSS को बाद में फिक्स करेंगे हम। ये लीजिए, ओके। सॉरी, यहाँ पे नहीं, मुझे मार्जिन बॉटम देना चाहिए था, यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो अब हमारे पास कार्ड आ गया है। अब देखिए, मेन जो कहानी अब स्टार्ट होती है, टेलविंड की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब जो कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे प्रॉप्स की कहानी। तो प्रॉप्स की कहानी कुछ इस तरह से है कि प्रॉप्स कंपोनेंट को बनाता है रीयूजेबल। रीयूजेबल से क्या मतलब है, एक बार अगर आपने कार्ड बना लिया तो क्यों ना उस कार्ड को एक कंपोनेंट में रख दिया जाए और उसको बार बार यूज कर लिया जाए। हाँ जी, तो देखिए, जनरल जो कॉन्सेप्ट रहता है वेब डिजाइनिंग का या वेब डेवलपमेंट का, उसमें होता है कि HTML को अलग जगह रखा जाएगा, CSS को अलग जगह रखा जाएगा और जावास्क्रिप्ट को अलग जगह रखा जाएगा। लेकिन रिएक्ट पता है इस ट्रेडिशनल माइंडसेट से नहीं चलता है। रिएक्ट के अंदर क्या कहा जाता है कि आप उसको टेक्नोलॉजी के बेस पे सेग्रीगेट मत करो, चीजों को सेपरेट करो आप बेसिस पे कि वो क्या काम कर रहे हैं, ना कि क्या उसके अंदर अंदर लिखा गया है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, तो इस पूरे कार्ड को रीयूज करना है, तो उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो कुछ भी लिखनी है वो उसके अंदर ही लिख दो, ताकि ये कार्ड के अंदर जब भी मैं कुछ वैल्यूज पास करूं उसके बेसिस पे कार्ड चेंज हो जाए। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है ना? चलिए, कोड के अंदर ये चीजें काफी आसान हो जाती है। जैसे कि देखिए, अब मुझे पता है कि यहां पे मेरे पास ये जो एलिमेंट है, इमेज से लेके पूरा का पूरा ये डिव पूरा का पूरा, ये अपने आप में एक कार्ड है। तो क्यों ना मैं इसको पूरा यहां लिखने की बजाय इस पूरे पूरे सेगमेंट को, जितना भी डिव है, इसको यहां से कट कर दूं। ये हो गया कट, सेव किया, वापस से बैक आ गए। मैं एक नया ही कंपोनेंट बना दूं जो कि कार्ड रिटर्न कर रहा हो। कर तो सकते हैं, फंक्शन ही तो है, और क्या है। तो चलिए बना के देखते हैं। तो सोर्स के अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई, या फिर एक फोल्डर बना देते हैं हम, क्योंकि हम और भी हो सकता है कंपोनेंट्स बनाए। तो कंपोनेंट्स नाम से बना दिया, देखने में अच्छा लग रहा है, और इसका नाम दे दिया कार्ड डॉट JSX। JSX क्यों? क्योंकि इसके अंदर JSX होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, वैसे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। रिएक्ट स्निपेट्स नाम से आता है। वो क्या करता है, मैं RFCE लिखता हूं तो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट मुझे दे देता है बेसिकली, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। आप चाहे तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। रिएक्ट इंपोर्ट करता है, फिर एक फंक्शन लिखता है यहाँ पे और उसको एक्सपोर्ट भी कर देता है। बड़ा ही बेसिक्स है, आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं, VS कोड में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस डिव को रिटर्न करने की बजाय मैं मेरा खुद का डिव रिटर्न करूंगा। वो डिव क्या है, एक्चुअली में कार्ड है, इतना ही तो है। अब मैं इस HTML को यहाँ सेव करता हूँ और मैं इस कार्ड वाले कंपोनेंट को मेरे app.jsx में लोड करने की कोशिश करता हूँ। कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे कार्ड दो, और कार्ड कहाँ से दो, कंपोनेंट कार्ड में से लेके आओ। अब मुझे पता है ये कंपोनेंट है, तो ये क्या करेगा, एक HTML की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप ऐप को इंपोर्ट करके यहाँ पे ला रहे थे, वैसे अब मैं कार्ड को लिया है, सेल्फ क्लोजिंग रख लेते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वही कार्ड आ गया। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस कार्ड को अगर आपको दोबारा लाना है, आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 कार्ड आ गए हमारे पास। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों कार्ड के अंदर ही नाम क्या है, डेल्बा। लेकिन हो सकता है आपको दोनों कार्ड में अलग नाम चाहिए थे। हो सकता है आप एरे से कुछ वैल्यूज लेके आए, या हो सकता है आप डेटाबेस से कुछ वैल्यूज लेके आए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स, सारी वेबसाइट्स में होता है। तो लूप लगा देंगे और कार्ड्स को डिस्प्ले करा देंगे, बट हर कार्ड अपने आप में एक अलग इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। उनका इंतजाम होता है प्रॉप्स से। अब ये प्रॉप्स चीज क्या है, प्रॉप्स क्या होता है, जब भी आप इस तरह के कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ तक कि ऐप भी बनाते हैं, सबके पास एक्सेस होता है प्रॉप्स का। ठीक है, तो प्रॉप्स हम यहाँ पे लेते हैं, तो ठीक है, ये प्रॉप्स आपको यहाँ मिलता है। लेकिन प्रॉप्स के अंदर आती क्या है, वैल्यू। कंसोल लॉग करके देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी ना याद रहता है वैल्यूज क्या आती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ठीक है, ये आपके प्रॉप्स हैं। In today's fast-paced AI-driven world, your current skills won't cut it for tomorrow. To stay ahead, you need to adapt, grow, and up. और आपको वैल्यू जो मिल रही है वो प्रॉप्स। सेव करते हैं, कार्ड क्योंकि लोड हो रहा है, तो इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं और देखते हैं प्रॉप्स में है क्या। तो इसने कहा फेल टू लोड, दिस कुड बी सम एरर, प्रॉप्स ये रहा। तो प्रॉप्स हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, 4 बार क्यों लोड हो रहा है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिएक्ट का न्यूअर फीचर है, बिल्ड में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रिक्ट मोड वगैरह की वजह से होता है, बट हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर देखिए वापस से प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई। ये प्रॉपर्टीज आपकी डिफॉल्ट है। जब भी स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट आए ना, इसका मैं जावास्क्रिप्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन जब आप पढ़ते हैं ना, इसको स्कोप बोलते हैं, हिडन स्कोप। तो ये हिडन स्कोप वैल्यूज है, डायरेक्टली कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है। हमने पहले भी देखा है कंस्ट्रक्टर वगैरह जावास्क्रिप्ट सीरीज के दौरान की सेट, ये डंडर स्कोर प्रोटो वगैरह सब होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट। तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है प्रॉप्स, वो है एम्प्टी। ठीक है जी, एम्प्टी है, तो क्या कर सकते हैं इसका,
कुछ नहीं कर सकते, खाली चीज है, खाली चीज का, खाली कंटेनर का क्या ही करोगे। तो इस कंटेनर को भरा कैसे जाए ताकि आप यहाँ पे कुछ रिसीव कर पाए। देखिए बहुत आसान है, जब आप कार्ड्स को यहाँ पे लेते हैं तो आप जो भी वैल्यू यहाँ से पास कर देंगे वही आपके वहाँ प्रॉप्स में शो हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए चैनल दिया और इस चैनल की वैल्यू क्या दी, चाय और कोड, ठीक है। सेव करा, सेव करते यहाँ पे गया तो देखिए अभी क्या हुआ, पहले प्रॉप्स ऑब्जेक्ट था जो कि खाली था, अभी जैसे ऑटो रिलोड हो गया है तो देखिए आपको प्रॉप्स की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, चैनल, चाय और कोड। अच्छा अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता आपको, मैं इसकी जगह स्ट्रिंग की जगह कोई एरे दे देता, या सपोज करो एक नहीं दो वैल्यू पास कर देता, इसको बोल देता है माई अर और इसको बोल देता कि एक एरे ले लो और एरे के अंदर 1, 2, तो यहाँ पे ये पास कर सकता हूँ क्या? ये तो प्रॉब्लम हो गई कि इस तरह से अगर मैं सेव करता हूँ इसको तो इसने कहा कि ये तो नहीं करने दूंगा ऐसे तो। अच्छा ठीक है जी, ये नहीं करने दोगे, ठीक है मान लिया। इसकी जगह अगर क्या मैं आपको एक ऑब्जेक्ट पास करता डायरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ले लेते क्या आप, जैसे मैं देता उसकी की तो नहीं, नेम ले लेते हैं, चलिए नेम और उसका नाम रख देते हैं चाय, या फिर कोट्स में रख देते हैं उसको चाय। यहाँ पे भी एरर आ रही है, सेव करके जाता हूँ तो कहता है नहीं ऐसे तो नहीं लूंगा। अच्छा जी ऐसे भी नहीं लोगे, ठीक है बात समझे। अगर मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, लेट माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास है वैल्यू यूजर नेम हितेश और एज 21, तो ये हम ले लेते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे माई इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ क्या, माई एरे के अंदर ऑब्जेक्ट? नहीं नहीं ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसका नाम कुछ और देते हैं। सेव करते हैं यहाँ पे, हाँ ये एक एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है। तो अभी ठीक है मामला, तो मैं इसको बोल देता हूँ सम ऑब्जेक्ट, वैसे तो आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, सम ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है मैं सीधा देता हूँ माई ऑब्जेक्ट, तो ये पास कर सकता हूँ क्या? अच्छा क्या क्या ऐड हो गया, माई ऑब्जेक्ट, हाँ जी अच्छा वापस एडिशनल हो रहा है, ओके ये लीजिए। तो इस तरह से तो देना अलाउ नहीं है। अच्छा इस तरह से देना अलाउ क्यों नहीं है? अगर आप याद करें जब हमने खुद का रिएक्ट बनाया था तब आपको पता है ये वैल्यू कैसे डिस्प्ले होगी। हाँ जी मैं आपको याद है बताया था आपको, एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक वैल्यूज रखी जाती है। फर्स्ट पैरामीटर डिफाइन करता है कि कार्ड देना है, फिर उसके अंदर क्रिएट एलिमेंट आता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज आती है, और लास्ट में जो आप जावास्क्रिप्ट को फाइनल वैल्यूज लिखते हैं जो भी जावास्क्रिप्ट का है 2 वगैरह वो सब एज इट इज आ जाता है। तो ये सब वेरिएबल में पास करना पड़ेगा, तो वेरिएबल में पास करने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ तो ये पास हो गई है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं आके देखता हूँ तो एक बार रिफ्रेश कर लें, काफी कुछ हो गया यहाँ पे तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो मेरे पास प्रॉप्स के अंदर वैल्यूज है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे भी वैल्यूज एम्प्टी ही आ रही है, बट ये रहा हमारा चैनल और ये प्रॉप्स ये रहा। तो देखिए चैनल आ गया और सम ऑब्जेक्ट भी आ गया जिसके अंदर एज और यूजर नेम, किसी भी ऑर्डर में क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी इनको इग्नोर कर दीजिए कि क्या वार्निंग है, क्लास वगैरह ये सब, क्योंकि एक्चुअली में जब हमने यूज करा था थोड़ा सा क्लासेस वगैरह यहाँ पे है हमारे पास कार्ड के अंदर, कुछ क्लास वगैरह है, तो इसको फाइंड करके मुझे सबको, वैसे तो एरर नहीं आता है बट सबको मुझे क्लास नेम एक्चुअली में करना पड़ेगा। कर ही दूं क्या? चलिए कर ही देते हैं, कुछ एरर तो कम होगी वहाँ पे, तो इसको भी कर देते हैं। वैसे तो मैं सेलेक्ट करके एक साथ भी कर सकता हूँ बट ठीक है आज के लिए मेहनत कर लेते हैं, और एक और ये ठीक है, तो थोड़ी एरर्स कम हो जाएगी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है ओके। तो अभी हमने क्या देखा कि ये वैल्यूज तो आ गई है। तो अगर मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ तो क्या इस तरह से एरे भी पास कर सकता हूँ? टेक्निकली तो करने चाहिए। इसी को एरे कन्वर्ट कर दें, नहीं एक और नया बना देते हैं, न्यू एरे, और न्यू एरे के अंदर वही अपना 1 2 3 4। तो अगर एक वेरिएबल पास हो सकता है तो आपको बोलना ही चाहिए था यहाँ पे कि हाँ जब एक वेरिएबल पास हो सकता है तो दूसरे वेरिएबल में कुछ स्पेशल थोड़ी ना होता है, वो भी तो वेरिएबल ही है। तो न्यू एरे ये लीजिए, और न्यू एरे भी पास हो ही जाएगा उसके अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो कहाँ गए हमारे पास, ये रहा हमारा एरे। तो देखते हैं, तो ठीक है सम ऑब्जेक्ट 3 एरे है, ठीक है बेसिक है, समझ में आपको बात आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा डिस्कशन रहा, काफी अच्छा रहा। अभी इसको हटाते हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू पास कर सकता हूं, और उस वैल्यू को अगर मुझे रिसीव करना है तो कार्ड के अंदर मुझे, जब भी मैं ये फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं कार्ड, इसके अंदर मुझे प्रॉप्स का एक्सेस होता है। ये बाय डिफॉल्ट इसको प्रॉप्स बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिएक्ट इसको प्रॉप्स बोलता है शॉर्ट में। मेरा मन करता तो मैं तो प्रॉपर्टीज ही बोलता, हितेश बोलता प्रॉपर्टीज भी क्यों, बट ठीक है ये वैल्यूज आपको मिल जाती है। लेकिन इसका एक और सिंटैक्स होता है, ओरिजिनल सिंटैक्स यही है, हर जगह आपको ओरिजिनल सिंटैक्स पता होना चाहिए, यूज हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग बात है। अब एक्चुअली में दूसरी बात क्या है, इस कंसोल को हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, अब तो पता लग ही रहा है हमें। So how much do you earn? 42 lakhs per annum. 42 lakhs. That is your salary. Yes. What do you do? I am an तो आपको कई बार दिखेगा कि एक्चुअली में कार्ड के अंदर जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो, जैसे अभी चैनल पास कर रहे हो, तो चैनल की जगह इसका मैं कर देता हूं यूजर नेम, थोड़ा ठीक लगेगा। तो यूजर नेम चाय और कोड आपने पास किया, बट क्या वो कार्ड उस यूजर नेम को यूज कर रहा है? नहीं, कहीं पे भी यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कार्ड को भी यूज करना चाहिए उस यूजर नेम को। तो कार्ड उसको यूज कैसे करेगा? आपको पता है प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉप्स डॉट बताइए, हाँ बताना तो पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम, ठीक है। एक बार करके देखें, चलिए करके भी देख लेते हैं। तो कौन सा लॉक करेंगे पहले, तो ये कौन लॉक करते हैं और मैं इसको बोलता हूँ प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। तो ठीक है प्रॉप्स वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो रिफ्रेश करके देखते हैं इसको,
तो हमारे पास चाय और कोड आ गया। ये 2 बार अनडिफाइंड जो आया ना, ये एक्चुअली मैं आपको बता ही देता हूँ कहाँ से आ रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, अभी रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड चलता है, तो ये काफी मतलब रेंडरिंग वगैरह, री रेंडर्स वगैरह कई बार होते हैं, तो उन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं है, चिंता मत कीजिए, बताएंगे सब, बताएंगे सब। अभी जहां फोकस करा रहा हूं वो कर लो। तो चाय और कोड आ गया है, तो ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से डॉट ऑब्जेक्ट है और वहां से ऑब्जेक्ट एक पास हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, शॉर्टकट के लिए इसको प्रॉप्स को हटा के डायरेक्ट ही डीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी। डायरेक्ट आपने यूजर नेम ले लिया। अब क्योंकि डायरेक्ट यूजर नेम लिख लिया, तो हर जगह आपको props डॉट यूजर नेम ये सर्कस करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट यूजर नेम लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेम काम होगा, वही सेम ही तो हो रहा है, प्रॉप्स डॉट बोलो, ये बोलो, कहने कहने की बातें हैं जी। अब आप इस सीरीज को बोलिए कि चाय, मैं चाय और रिएक्ट देख रहा हूँ या फिर मैं चैनल वॉच कर रहा हूँ चाय और कोड, बात तो एक ही है ना, आ तो यहीं पे रहो और आना यहीं पे ही है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, अरे वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल यूज हो रहे थे देर उतनी देर वैसे वेरिएबल यूज होंगे, तो इसमें क्या बात है। तो आपको जैसे ही लगे कि ये डेल्बा है, यहाँ पे हमें यूज करना था, तो आपको पता है कैसे यूज करना है, बड़ा ही आसान है। ये लो, जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट हो गई, ये लीजिए। हाँ जी, बाय द वे यहाँ पहुंच गया है, थोड़ा सा देखने में आपको हो रहा होगा, ये लाइन नंबर 14 पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब मैं लिखूंगा वैसे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये यूजर नेम, तो ये यूजर नेम आपने लिख दिया, बस, और तो क्या ही करना था। अब यूजर नेम आपने पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, चाय और कोड। एक दूसरा चैनल भी है हमारे पास, तो क्या करो, अब कुछ नहीं करना, बस एक ही बार कंपोनेंट में करना था। अब तो app.js में जब भी अब आपको दूसरी बार भी यूजर नेम पास करना है, तो आपका जो मन करे वो नाम पास करो। चाय और कोड तो हमने पास कर दिया। एक मेरा दूसरा चैनल भी है हितेश, तो हमने हितेश पास कर दिया। स्ट्रिंग्स में पास कर देते हैं एक्चुअली में, वेरिएबल्स में नहीं, तो इसको हटा देते हैं। हाँ, ये आपके कंपोनेंट के ऊपर है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। हितेश, और ये लीजिए वैल्यू हितेश पास करा, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड कार्ड में क्या आ गया, सेकंड कार्ड में हितेश आ गया, चाय और कोड आ गया, तो दोनों चैनल के नाम आ गए। अब आपको चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो क्या चाहिए कि ये जो बटन का टेक्स्ट है ना, ये भी मैं पास करूंगा, वी प्रोफाइल नहीं, हर बार मैं उसको दूंगा, तो दो ना, कौन मना कर रहा है आपको। तो इसको बोल दीजिए btn टेक्स्ट। तो btn टेक्स्ट की वैल्यू जो भी आपको देनी है, वेरिएबल में देनी है, टेक्स्ट में देनी है, वैसे दीजिए आप। तो इसको बोलेंगे हम क्लिक मी, और यहाँ पे बटन टेक्स्ट दे देंगे, बटन टेक्स्ट, और बटन टेक्स्ट की वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे, विजिट मी। अब इतना करने से चेंज हो जाएगा क्या, यही है आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको कमेंट्स में बताना है। बटन टेक्स्ट वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी जब मैं वेब पेज पे जाऊंगा, बताइए सर, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी सर, मैम, जो भी है बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। अब अगर वैल्यू यहाँ पे मैं जाता हूं, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अरे सिर्फ प्रॉप्स पास करना या प्रॉपर्टीज पास करना ही थोड़ा ना काम है, प्रॉपर्टीज को हैंडल भी तो करना पड़ेगा। तो कार्ड में आपने कभी उस प्रॉपर्टी को हैंडल ही नहीं करी, किस प्रॉपर्टी को, btn टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आओ, पहले इस btn टेक्स्ट को हैंडल करो। तो ये लीजिए btn टेक्स्ट हैंडल हो गया। अब क्या करना है, मुझे जाना है ये व्यू प्रोफाइल। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको हटा के ये लीजिए जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी, और वेरिएबल अपना दे दो यहाँ पे btn टेक्स्ट, ठीक है जी। अब ये लो, क्लिक मी, विजिट मी। अच्छा, एक सिचुएशन तो और भी हैंडल करनी पड़ेगी ना, इसको तो हटाते हैं अभी। एक सिचुएशन और हैंडल करनी पड़ेगी, हो सकता है कभी कभी आपने, देखिए 10 जनों की टीम होती है एक प्रोजेक्ट में, 10 की क्या 100 की भी होती है। आपने लिखा है कार्ड कंपोनेंट, किसी ने उस कार्ड कंपोनेंट को यूज करा और ये बटन टेक्स्ट पास ही नहीं करा, या ये प्रॉप ही नहीं पास करा। अब क्या होगा उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में ये होगा। तो ऐसा भी तो ठीक नहीं है ना, कि अगर कोई ये बटन टेक्स्ट पास ही नहीं कर रहा, तब क्या करूं। तो उस कार्ड में आप उसको, यहाँ पे कुछ रिएक्ट की नई चीजें सीख रहे हैं आप। ये जावास्क्रिप्ट बेसिक प्रोग्रामिंग है कि आपने अगर कोई चीज पास नहीं करी तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है पाइप लगा दे यहाँ पे कि यार ये नहीं है, तो विजिट मी कर दो, विजिट मी, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट मी आ जाएगा, तो ये और सिंटैक्स है, अगर यहाँ पे वैल्यू मिली तो ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू यूज कर लो। हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, ठीक है, सिंटैक्स है, कई जगह यूज भी करते हैं लोग। बट एक्चुअली में ना, ये मुझे थोड़ा सा इसलिए खराब लगता है कि इसकी रीडेबिलिटी कम है। जब कोई दूसरा इस कंपोनेंट को देखने आएगा ना, तो ऑब्वियसली बात है उसमें ऑलरेडी इतनी क्लासेस लिख रखी है, 50 चीजें हैं, तो मैं कहाँ पे ढूंढता फिरूंगा कि कहाँ ये और टेक्स्ट लिख रखा है। तो बस रीडेबिलिटी का इसमें इशू है, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है। तो यहां से हटा के आप क्या करो, सबसे ईजी काम होता है रीडेबिलिटी के लिए कि यहीं पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, विजिट मी। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देने से क्या हुआ कि अगर आपने वैल्यू पास करी है तो वो वैल्यू यूज हो जाएगी, अगर आपने नहीं दी है तो ये वैल्यू। ये तो फंक्शंस का बेसिक 101 है, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस थोड़ी ना हो रहा है। तो वहां पे भी ठीक था, यहाँ पे भी ठीक है। इंपैक्ट हमारे पास सेम ही आएगा, क्लिक मी, विजिट मी। तो आपने देख लिया प्रॉप्स कैसे पास होते हैं, देखिए बातों बातों में हमने क्या सीख गए, टेलविंड भी सीख गए, टेलविंड के काफी कंपोनेंट्स भी देख लिए, कंपोनेंट्स कार्ड वगैरह ले आए, खुद के कंपोनेंट्स बनाना सीख गए, कंपोनेंट्स में कोई सी भी वैल्यू पास करना सीख गए, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसको हैंडल करना भी सीख गए, प्रॉप्स का बेसिक भी सीख गए, प्रॉप्स के बेसिक के अंदर एक्सट्रैक्शन भी देख लिया, डिफॉल्ट वैल्यूज भी देख ली। सीख तो आप बहुत स्पीड में जाते हैं चीजों को। और यहाँ पे इसी के साथ हमारे पास जितना भी रिएक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है समाप्त। रिएक्ट बस इतना ही है, रिएक्ट के अंदर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप अगर कहें कि नहीं मुझे तो और भी रिएक्ट के अंदर देखना है, हाँ हम कराएंगे, उसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं कभी भी। लेकिन रिएक्ट आपका इसी के साथ फाउंडेशन होता है पूरी तरह से खत्म। रिएक्ट के अंदर और भी कॉन्सेप्ट हैं, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं प्रॉप्स के अंदर, और भी चिल्ड्रन वगैरह ये वो सब भी अपन थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद हम थ्योरी को थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टेज लेके जाएंगे, क्योंकि अब जो चीजें सीखनी है ना वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट के थ्रू सीखनी है। तो ये प्रोजेक्ट भी है ही, वैसे तो थर्ड प्रोजेक्ट ही है अपने आप में, कि आपने टेलविंड कॉन्फ़िगर करा, प्रॉप्स हैंडल करे, हम कोई यूआई लाइब्रेरी पे गए, जैसे डेव यूआई लाइब्रेरी पे गए, वहां से कुछ कंपोनेंट्स लाए, ये सब करे, टेलविंड भी करा, अच्छी चीजें हैं। लेकिन
Welcome to How to Start a Startup. In this course, I'll share with you the exact steps I took to build my own business, Contact Out. नेविगेशन पार्ट हो गया, हमारे हुक्स भी काफ़ी हैं, यूज इफेक्ट वगैरह, बट उनका सिनेरियो ना ऐसे एग्जांपल्स में क्रिएट नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट्स में क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स की जर्नी को। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक प्रोजेक्ट खत्म कर दें, तो हम 7-8 प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी हम स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी बन रखे हैं वो भी हमारे पास, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बट काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है, इस सपोर्ट को मेंटेन रखिएगा। इस सपोर्ट के चक्कर में ही है कि रात को 3 बजे 4 बजे तक जग लेते हैं, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लिंक्डइन, इंस्टा, ट्विटर, सब जगह लोग शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए ही मोटिवेशन आता है। ये मोटिवेशन कम होगा तो हमें भी लगेगा यार कोई देख तो रहा ही नहीं, क्यों ही सीरीज बनानी, क्यों ही इतनी मेहनत करनी है, रात को जग के अच्छी खासी जॉब चल रही है, छोड़ो ना, क्यों ही इतना लोड लेना है, मस्त अपना कोर्स में पढ़ाओ जो जॉब के अंदर पढ़ाते हैं, बस दैट्स इट। बट क्योंकि आप लोगों का प्रेम आता है इसलिए हम कर लेते हैं इतना काम, तो थोड़ा सा और काम करवा लीजिए हमसे, थोड़ा सा और प्रेम दिखाइए, शेयर कर दीजिए, और टारगेट तो आपको पता ही है इस वीडियो का, मिनिमम 200 कमेंट्स हैं, लेके जाइए।